कि एक कोई डाइपोल है, हमें एंगुलर पोजीशन फाइंड करनी है। फाइंड द एंगुलर पोजीशन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डाइपोल मोमेंट, कि डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से देखोगे कि अगर एक्सियल पोजीशन पे किस डायरेक्शन में है, पैरेलल है, और इक्वेटोरियल पे किस डायरेक्शन में है, एंटी पैरेलल है। तो मतलब 0 डिग्री से एंगल 180 डिग्री तक चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली। तो किसी पॉइंट पे वो चेंज हो रहा होगा, किसी पॉइंट पे वो 90 डिग्री होगा। मतलब ये है, ये डाइपोल है, और डाइपोल से कोई एंगुलर पोजीशन हमने लिया कि वो एंगुलर पोजीशन थीटा है, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डाइपोल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो हमारा ये जो एंगल होता था यही होता था अल्फा, लाइन के साथ एंगल होता था अल्फा, और ये दोनों एक पैरेलल लाइन हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो एक इक्वेशन हम यहाँ से लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, और अल्फा और थीटा में, इस अल्फा और इस थीटा में एक रिलेशन यहाँ पे डिराइव किया था कल कि tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा, कि जो जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी भी पॉइंट पे, वहाँ पे जो tan अल्फा होगा दैट इज इक्वल टू हाफ tan थीटा। तो यही दो इक्वेशन बस यूज करना है कि tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा, हाफ tan थीटा। tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। फाइंड करना है हमें थीटा, एंगुलर पोजीशन, तो अल्फा को एलिमिनेट कर देंगे, वो हो जाएगा tan पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा। तो ये हो जाएगा cot थीटा, और cot थीटा 1/tan थीटा, यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो जो tan थीटा की वैल्यू आएगी, tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2, स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस दोनों ही आएगा। मतलब एक ये भी पोजीशन होगी और एक इधर भी पोजीशन होगी सेम, जहाँ पे कि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो ऐसे जो है हम जनरल आ सकता है कि फाइंड द फील्ड वेयर एंगल इज 60 डिग्री, ये वो लोकेशंस, और इस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना होगा तो थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। तो इसी फॉर्मूले में cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू को फाइंड करके tan थीटा √2 आया, तो वहाँ से cos थीटा की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करने से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी आ जाएगी। तो डाइपोल के जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस कर लिया था। यूनिफॉर्म फील्ड में होगा तो फोर्स 0 होगा, टॉर्क P क्रॉस E होगा, वो टॉर्क की वजह से कुछ उसका SHM होगा। अब SHM के बाद फिर अगर नॉन यूनिफॉर्म में प्लेस करेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म में जो है वो केस टू केस डिपेंडेंट होगा, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म बहुत टाइप के पॉसिबल हैं। तो जनरल हम कुछ वहाँ पे रिजल्ट नहीं डिराइव कर पाएंगे। वहाँ पे जैसे टॉर्क है तो टॉर्क वहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हम कैलकुलेट करेंगे। जनरल बस इतना ही लिख सकते हैं कि नेट फोर्स क्या नॉन यूनिफॉर्म में 0 होगा, नेट फोर्स नॉन यूनिफॉर्म में 0 नहीं होगा, और टॉर्क जो है P क्रॉस C होगा। इससे पहले दो चीज है, ये जो है वर्क डन कि SHM तक कर लिया था, अगर पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन, तो इसके लिए डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज फार्मूला तो याद रखना ही है कि पोटेंशियल एनर्जी प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन ऑल्दो कि हम लोग कर रहे हैं इसके लिए यूनिफॉर्म के लिए, बट ये नॉन यूनिफॉर्म में भी एप्लीकेबल है अगर शॉर्ट डाइपोल है तो यहाँ से ये देखोगे कि ये मान लिया कि थीटा 1 पे ये लोकेटेड है, थीटा 1 पे लोकेटेड है, थीटा 1 पे लोकेटेड है, और वहाँ से अगर इसको रोटेट किया गया है, वहाँ से रोटेट किया गया है तो जनरल कोई एंगुलर पोजीशन थीटा है, एक मिनट, कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ से ये थीटा 1 है।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये जो है डाइपोल है। डाइपोल इनिशियली किसी एंगुलर पोजीशन पे है, यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, तो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी। ये एंगल है मान लिया थीटा 1। थीटा 1 से हमने इसको रोटेट करके किसी दूसरे एंगुलर पोजीशन थीटा 2 तक पहुंचा दिया, थीटा 2 तक पहुंचा दिया। तो इसमें हमें चाहिए कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक डेफिनेशन हमेशा सेम होगा कि वर्क डन जो होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू। एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन है, स्लोली अगर हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे, तो यहाँ से ये लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल। क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। स्लो रोटेशन है तो इलेक्ट्रिकल का जो वर्क डन होगा वो माइनस हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिकल का वर्क डन हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल की वजह से हमें टॉर्क नोन है, और रोटेशनल के केस में जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल होगा माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल, या सिर्फ ऐसे पुट कर दो कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स इज इक्वल टू रोटेशनल वर्क डन, लीनियर वर्क डन होता है फोर्स इनटू इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट, ऑफ टॉर्क इनटू टॉर्क, डी हाँ, थीटा। टॉर्क इनटू डी थीटा, ये हो जाएगा रोटेशनल वर्क डन। कहाँ से कहाँ तक, ये थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो ये जो है थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेशन में इलेक्ट्रिकल ने कितना वर्क डन किया। इलेक्ट्रिकल का टॉर्क हमें नोन है पी क्रॉस ई, तो ये हो जाएगा पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, साइन थीटा इंटू डी थीटा, यहाँ से थीटा 1 से थीटा 2। पी ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो P और E जो है इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, तो हो जाएगा पी ई माइनस कॉस थीटा, लिमिट पुट कर देंगे थीटा 1 से थीटा 2। तो ये लिमिट पुट करने के बाद आएगा पी ई कॉस थीटा माइनस थीटा 2, और माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये होगा वर्क डन बाई इलेक्ट्रिकल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, यहाँ पे पुट करेंगे तो जो डेल्टा यू हो जाएगा दैट इज माइनस ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिकल। तो डेल्टा यू मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब थीटा 2 पे जो पोटेंशियल एनर्जी है माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो यहाँ से जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये हो जाएगा पी पी ई कॉस थीटा 2 माइनस पी ई कॉस थीटा 1, माइनस यहाँ से एडजस्ट करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वेशन कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इनिशियल। इलेक्ट्रिकल का वर्क डन है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल का वर्क डन ये माइनस होगा, तो एक माइनस यहाँ पे भी होगा। ये माइनस क्यों हो रहा है, माइनस है क्योंकि रोटेशन अपोजिट सेंस में है। टॉर्क का सेंस है इस सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में, और थीटा का सेंस है अपोजिट सेंस में। थीटा 1 से थीटा 2 हम रोटेट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल का वर्क डन नेगेटिव होगा, इसलिए माइनस टाउ इंटू डी थीटा। तो माइनस यहाँ पे भी होगा, माइनस यहाँ पे भी होगा, और माइनस यहाँ पे भी होगा। तो माइनस यहाँ पे होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस ऑफ दिस और प्लस होगा। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा अगर ऐसे लिखेंगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस ऑफ माइनस पी ई कॉस थीटा 1। तो कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी इंस्टेंट पे एंगुलर पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी u इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा, और पी कॉस थीटा को लिख सकते हैं पी डॉट ई, तो u इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी डॉट ई, माइनस ऑफ पी डॉट ई। तो इस पे आसान टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, 0 डिग्री टू 90 डिग्री। तो जो भी होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, वही हो जाएगा वर्क डन। तो इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करना हो कि पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस थीटा का ग्राफ, तो किसका ग्राफ हो जाएगा ये,
माइनस कॉस थीटा का ग्राफ हो जाएगा। ये कांस्टेंट है, तो u वर्सेस r का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो माइनस कॉस का ग्राफ ऐसे होता है, यहाँ पे मैक्सिमम होता है 0 पे, यहाँ क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा, तो कॉस का ग्राफ रिवर्स हो जाएगा, तो इस टाइप का ये ग्राफ हो यस सर। जाएगा। ये जो है थीटा इज इक्वल टू 0 पे ये हो जाएगी माइनस पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई, और ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 1 पे प्लस पीई, ये प्लस पीई। तो इसमें से स्टेबल और अनस्टेबल कौन सी होगी? जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाली होती है वो स्टेबल होता है, तो हम जानते हैं टॉर्क वाले से भी देख चुके हैं कि स्टेबल कहाँ पे है, थीटा इज इक्वल टू 0 पे, तो ये जो है ये हो जाएगा स्टेबल, ये हो जाएगा स्टेबल, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा अनस्टेबल। ये इक्विलिब्रियम ही क्यों होगा? क्योंकि अगर u वर्सेस थीटा का ग्राफ है तो du बाई डी आर या du बाई डी थीटा 0 होता है, वहीं पे जो है इक्विलिब्रियम होता है, तो यहाँ पे उस ग्राफ का स्लोप जो है 0 है, तो ये इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट्स हैं जहाँ पे नेट फोर्स और नेट टॉर्क 0 है, तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ये है इसका पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन। तो हमारे फोर्स, टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी ये तीन आ सकते हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म में अगर हम प्लेस करते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म किसी भी टाइप का हो सकता है। नॉन यूनिफॉर्म एक हम ले सकते हैं कि ऐसा जो है डाइवर्जिंग टाइप का हो, कोई भी मान लो पॉइंट चार्ज ही है तो पॉइंट चार्ज की वजह से ऐसा ही फील्ड लाइंस का पैटर्न होगा। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म यहाँ से चेंज हो रहा है, उसमें अगर हम डाइपोल प्लेस करते हैं तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग होगा। यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे जो है क्यू इंटू ई वन होगा, यहाँ पे क्यू इंटू ई टू होगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑब्वियसली कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है? जहाँ पे फील्ड लाइंस क्लोज हैं। तो E2 इज मोर देन E1, तो ये जो QE2 होगा ये फोर्स ज़्यादा होगा QE1 से, तो जो नेट फोर्स होगा वो नॉट इक्वल टू 0, नेट फोर्स कुछ होगा। अब कैसे पता चलेगा नेट फोर्स कितना होगा? वो हम E1 E2 की वैल्यू अगर यहाँ पे फाइंड कर पाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसको लिख लेंगे। टॉर्क अगर फोर्स 0 नहीं है तो टॉर्क तो ऑब्वियसली 0 नहीं होगा, तो टॉर्क नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे होगा ही होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी अब ऐसे में अगर हमें कहीं पे फोर्स फाइंड करना है तो या तो हम यहाँ से फाइंड करें जो नेट फोर्स है, जो नेट फोर्स है वो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं QE2 माइनस ऑफ QE1, नेट फोर्स एक्ट कर रहा होगा इस डायरेक्शन में। या हम एक अल्टरनेटिव वे से भी फाइंड कर सकते हैं कि अगर शॉर्ट डाइपोल है, डाइपोल शॉर्ट है मतलब ये डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा नहीं है, तो फोर्स F इज इक्वल टू माइनस DU बाई DR आर कैप का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि कंजर्वेटिव पोटेंशियल और फोर्स में रिलेशन है जनरल, तो वहां से इसको यूज करके फाइंड कर सकते हैं। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल कि एक क्वेश्चन यहाँ पे कंसिडर करते हैं, इस टाइप का है, दो डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन। यहाँ पे दो डाइपोल हैं ऐसे, ये डाइपोल है, एक P1 डाइपोल है, और इसी के इस लाइन पे, ये लाइन कौन सी होगी? एक्सियल या इक्वेटोरियल? ये लाइन जो है इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल होगी। ये आर डिस्टेंस पे है, तो हमें फाइंड करना है व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस, किसी भी एक डाइपोल पे, या फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन P1 एंड P2 अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, ये फाइंड करना है। तो ये आर वेक्टर है, तो हम इसको ऐसे देखेंगे कि ये जो P2 है वो 1 के फील्ड में प्लेस्ड है, जो 2 है वो 1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है। अब क्या यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं? हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं कि P1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? इक्वेटोरियल प्लेन है तो इक्वेटोरियल में उसकी डायरेक्शन होती है एंटी पैरेलल। तो यहाँ से हम फील्ड ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगी, ये हो जाएगी E1 की डायरेक्शन। अब E1 की डायरेक्शन है, इस पे हमें फोर्स फाइंड करना है, तो फोर्स फाइंड करने के लिए शॉर्ट डाइपोल है तो हम वो रूट ले सकते हैं, F इज इक्वल टू माइनस DU बाई DR। तो U इज इक्वल टू माइनस ऑफ P2 डॉट E1, ये दोनों क्या है? एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल है तो एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा P2 E1, ये हो जाएगा P2 E1। तो जो DU बाई DR होगा, DU बाई DR क्या होगा भाई? E1 की वैल्यू बताओ, E1 की वैल्यू, E1 की वैल्यू क्या होगी? सर के केपी के क्यू साइन 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 90 डिग्री है सर।
ये हो जाएगा P2, ये हो जाएगा K इक्वेटोरियल है KP1 डिवाइडेड बाई R क्यूब। R cube। तो ये पोटेंशियल एनर्जी लिख लोगे KP1 P2 डिवाइडेड बाई R क्यूब। व्हाट इज द फोर्स? फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर आर कैप। डी यू बाई डी आर करोगे यहाँ से तो ये आ जाएगा, माइनस तो रहेगा ही, KP1 P2 कांस्टेंट है, 1 बाई आर क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा -3 बाई आर टू द पावर 4, और ये हो जाएगा आर कैप। ये माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 KP1 P2 डिवाइडेड बाई आर टू द पावर 4 आर कैप। ये पॉजिटिव है। आर कैप की डायरेक्शन क्या है? आर कैप की डायरेक्शन इसके रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है, ये आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, तो आर कैप की डायरेक्शन भी इधर ही होगी, तो ये फोर्स जो है इसी डायरेक्शन में होगा। मतलब ये कैसा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? तो यहाँ से पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आर कैप का मतलब हो गया कि ये रिपल्सिव टाइप का फोर्स है। अब ये कि रिपल्सिव है, वो रिपल्सिव हम लोग सोच भी सकते हैं कि रिपल्सिव आना भी चाहिए, और रिपल्सिव ऐसे सोच सकते हैं कि अगर डाइपोल हमने ऐसे रखा हुआ है तो यहाँ पे ये प्लस चार्ज होगा और यहाँ पे माइनस चार्ज होगा, सिमिलरली इसमें भी प्लस चार्ज होगा, यहाँ पे माइनस चार्ज होगा, तो प्लस प्लस के बीच में होगा रिपल्शन और प्लस माइनस के बीच में होगा अट्रैक्शन। रिपल्शन होगा स्ट्रॉन्ग क्योंकि डिस्टेंस है बहुत ही कम। अट्रैक्शन के कंपैरिजन में, प्लस माइनस की डिस्टेंस के कंपैरिजन में प्लस प्लस की डिस्टेंस बहुत ही कम है, तो जो अट्रैक्शन जो रिपल्शन होगा वो रिपल्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अट्रैक्शन। तो ये जो है दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो रिपल्शन होना भी चाहिए, और इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से भी हमारा आ रहा है कि अगर पॉजिटिव आएगा तो हम बोलेंगे रिपल्सिव फोर्स है, अगर यहाँ पे नेगेटिव आएगा, सपोज करो किसी डाइपोल को अगर रिवर्स कर देंगे तो नेगेटिव क्लोज में आ जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे, तो उस अट्रैक्शन की वजह से इधर नेगेटिव आ जाएगा। तो इस तरह से दो डाइपोल्स के बीच का हम फोर्स फाइंड कर लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी लिख लेंगे और वहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डाइपोल का यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, डेरिवेशन डेरिवेशन जितने भी हैं सारे कर लिए। तो ये जो है सेवा इसकी जो है ख़त्म हुई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानते हो, यूनिफॉर्म फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। इसका तो अभी तो टेस्ट के लिए जितना भी जो यहाँ पे कैपेसिटेंस के भी बहुत सारे नेटवर्क इन्फानेट में कनेक्टेड हो सकते हैं, इसमें हमें इक्विवेलेंट फाइंड करना है। इन्फानेट सॉल्व करने के लिए एक ही तरीका है कि हम क्या करते हैं कि एक यूनिट को ड्रॉप करके लिख लेते हैं कि ये अगर ए बी पॉइंट है और ये सी डी पॉइंट है, तो जो ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट होगा वही सी डी के अक्रॉस एक इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि एक यूनिट ड्रॉप करने से कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे नहीं आएगा। तो इस ये सर्किट हमारा रिड्यूस हो जाएगा इस तरीके से, ये सी हो जाएगा, ये सी में रिड्यूस कर लेंगे और यहाँ पे जो है हम एक्स अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ये सी और इसका इक्विवेलेंट भी जो है वो एक्स के बराबर है। तो इक्वेशन लिख लेंगे, एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों पैरेलल में है और ये सीरीज में है, तो सी इंटू सी प्लस एक्स, पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, तो ये सी प्लस एक्स, और फिर इसके साथ सीरीज में है, तो सीरीज में कैपेसिटर के लिए सी वन इंटू सी टू डिवाइडेड बाई सी वन प्लस सी टू, ये हो जाएगा 2c प्लस एक्स। इससे जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ये हो जाएगा 2cx प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी एक्स, तो ये कैंसिल आउट होगा, इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका जो रूट होगा वो इक्वलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा, माइनस सी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a 2। तो यहाँ से देख लोगे कि सी कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस रूट 5, माइनस वाले रूट को इग्नोर कर देना है, 1 प्लस रूट 5 इंटू सी। तो पहला तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने के जितने भी मेथड, रेजिस्टेंस फाइंड करने के जितने मेथड थे सारे सेम इसमें अप्लाई होंगे, चाहे वो नोडल का एप्लीकेशन हो, चाहे वो सिमेट्री का एप्लीकेशन हो, चाहे यहाँ पे इन्फानाइट सीरीज हो, व्हीटस्टोन ब्रिज हो, सारे सेम टाइप से अप्लाई होंगे, कुछ चेंज नहीं है। तो वो वाले क्वेश्चंस, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करने के ऊपर है। एक्स्ट्रा जो कैपेसिटेंस का है वो सब नहीं रहेगा, बस तुम्हें ये इक्विवेलेंट आना चाहिए, थोड़ा बहुत डाइलेक्ट्रिक वाइलेक्ट्रिक जितना तुमने पढ़ा हुआ था अभी इस टेस्ट के लिए उतना करना है, तो ये टेस्ट उतने में उसको मैनेज कर लेना है, अच्छा परफॉर्म करना है। अब कुछ क्वेश्चंस जो है हम लोग देख लेंगे इसमें।
जैसे एक तो ग्राफ के लिए बता दिया था, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कंसेंट्रिक शेल्स अगर होंगे। पहला है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कनेक्शन ऑफ शेल्स। कनेक्शन ऑफ शेल, तो इसका बेसिक अप्रोच, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन कि तो बेसिक समझना है और कुछ चीजें याद रख लेने से बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे ले लेते हैं कि दो शेल हैं और इनका चार्ज ले लेते हैं कि ये जो है 8 क्यू है, ये क्यू है और ये जो है 7 क्यू है, 7 क्यू है। और यहाँ पे जो है ये रेडियस है वो है आर है और ये रेडियस है 3r, ये 3r है और ये इनफाइनाइटली सेपरेटेड है, मतलब बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस है, इनकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और इसको हम कनेक्ट करते हैं। अब डिस्टेंस ज्यादा रखने से क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा रखने से ये होगा कि ये 7q जो है इसके पोटेंशियल को अफेक्ट नहीं करेगा और ये जो q है इसके पोटेंशियल को अफेक्ट नहीं करेगा। मतलब इस चार्ज का यहाँ कोई इफेक्ट नहीं होगा और इस चार्ज का इधर कोई इफेक्ट नहीं होगा, दोनों सिर्फ हमें इधर आइसोलेटेड ही रहेंगे, आपस में इधर उधर कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये स्विच अगर हम क्लोज करते हैं तो हमें बताना है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू स्विच आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। स्विच क्लोज करने के बाद कितना चार्ज का ट्रांसफर होगा, इसको हम मान लो मार्क कर देते हैं 1, 1 से 2 की तरफ चार्ज जाएगा या 2 से 1 की तरफ चार्ज जाएगा, ये देखना है। तो एक पॉइंट बताया था स्टार्टिंग में कि चार्ज फ्लो होने के लिए चार्ज डिफरेंस कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है, क्राइटेरिया होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्राइटेरिया होता है। तो आ, क्या करेंगे, इसमें जो दो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं वो होगा कि कभी भी जो कंडक्टर्स हम कनेक्ट करेंगे उनके पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, उनका पोटेंशियल हमें सेम करना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है कि उनका चार्ज कंजर्व्ड होगा हमेशा, जो भी कनेक्टेड होंगे चार्ज कंजर्वेशन हमें अप्लाई करना है। जैसे कि मान लिया कि कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे चाहे कुछ चार्ज Q1 हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज Q2 हो जाएगा। अब हम पोटेंशियल लिखेंगे, तो पोटेंशियल लिखने के लिए सराउंडिंग में जितने भी चार्जेस होते हैं सबके वजह से पोटेंशियल लिखते हैं। तो यहाँ पे Q1 की वजह से पोटेंशियल, वायर से कनेक्ट किया, वायर से कनेक्ट करने का मतलब है कि पोटेंशियल इक्वल हो गया, मतलब V1 इज इक्वल टू V2। V1 का पोटेंशियल खुद के चार्ज की वजह से वो हो जाएगा KQ1 डिवाइडेड बाई 3R, KQ1 बाई 3R प्लस Q2 तो बहुत ही दूर है, Q2 बहुत दूर है, अगर दूर नहीं रहेगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, Q2 बहुत दूर है तो ये टर्म जो है 0 हो जाएगा। V2 में जो है Q2 की वजह से पोटेंशियल वो हो जाएगा KQ2 डिवाइडेड बाई R और प्लस Q1 की वजह से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो ये जो है 0 हो जाएगी। अब इसके बाद जो Q1 बाई Q2 होगा, देखोगे ये रेशियो आ जाएगा Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू 3R बाई R। तो एक पॉइंट यहाँ पे याद रख सकते हो छोटा सा, कि कभी भी ये अगर इन्फाइनाइटली सेपरेटेड स्फीयर्स होते हैं तो उनका जो चार्ज फाइनल आएगा, चार्ज कनेक्ट करने के बाद, वो हमेशा रेडियस के रेशियो में होता है, कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द कंडक्टर। वो हमारा पोटेंशियल इक्वेट करने से वो चीज आ रही है। तो जो Q1 बाई Q2 है दैट इज इक्वल टू 3/1, ये डायरेक्ट जो है लिख पाओगे। और उसके बाद चार्जेस कंजर्व्ड होंगे तो Q1 चार्जेस का सम भी नोन है हमें, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 8Q। तो अगर चार्ज का सम नोन है और चार्ज का रेशियो नोन है तो हम चार्ज को डिवाइड कर लेते हैं। Q1 कितना हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 इंटू 8Q, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2Q, तो ये आ जाएगा 6Q। और व्हाट इज द Q2 हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3, Q2 जो है वो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 इंटू 8Q, तो ये हो जाएगा 2Q। तो मतलब फाइनल चार्ज यहाँ पे कितना होगा, फाइनल चार्ज यहाँ पे आ जाएगा 6Q, ज्यादा रेडियस वाले के पास ज्यादा चार्ज होगा 6Q, और यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2Q। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू स्विच, तो किसी भी एक कंडक्टर को हम देख लेंगे, यहाँ पे जो डेल्टा क्यू एस होगा, डेल्टा क्यू एस चार्ज फ्लोन थ्रू स्विच इज इक्वल टू फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। इनिशियल चार्ज था Q, तो ये हो जाएगा 5Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन किया स्विच के थ्रू। ठीक है।
अब ये चार्ज का जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है। तो एनर्जी का लॉस वॉस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे कि कितना हीट एनर्जी जनरेट हुई, कितनी एनर्जी की लॉस हुई, इनिशियल एनर्जी कितनी थी, फाइनल एनर्जी कितनी थी। तो ये सारा चीज हम लोग कैपेसिटर में इसको सॉल्व करेंगे। बट बेसिक कभी भी शेल्स के कनेक्ट करने से ऐसा होता है। अब एक और कनेक्शन, एक और टाइप का कनेक्शन, ये तो बहुत दूर दूर थे। दूसरे टाइप का एक कनेक्शन ऐसा हो सकता है, जैसे मान लिया कि ये है आर, यार ये आर और ये 2R, इस पे जो है चार्ज, ये रेडियस आर है, ये रेडियस 2R है, और यहाँ पे जो है चार्ज इसको दे दिया कुछ क्यू और इसको दे दिया 2Q। ठीक है, अब ऐसा दिया हुआ है कि इसको हम कनेक्ट करते हैं एक स्विच से। स्विच से तो फाइनल चार्ज बताना है, या ऐसा बताना है कि फाइंड द चार्ज फ्लो थ्रू स्विच आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। तो ऐसे केस में क्या बताया कि चार्जेस कंजर्व्ड होंगे जो भी शेल कनेक्टेड होंगे, और पोटेंशियल इक्वेट करेंगे। तो इनर वाले शेल को जो है मान लेते हैं 1 है और आउटर का 2 है। ये स्विच क्लोज करने से पहले के चार्जेस हैं। स्विच क्लोज करने के बाद के चार्जेस हम ले लेते हैं Q1 एंड Q2। पहला इक्वेशन हमेशा आंख बंद करके देखो, बेसिक यही है, ये समझना है कि हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, क्यों अप्लाई कर रहे हैं, और कुछ स्पेसिफिक छोटे छोटे रिजल्ट्स याद रख लेना। V1 इज इक्वल टू V2। तो V1, अब वन का पोटेंशियल, वन का पोटेंशियल जितने सेल्स होंगे उतने टर्म्स आएंगे पोटेंशियल के। तो हम क्या इनसाइड आउटसाइड चेक करते हैं। तो वन के लिए मान लो लिखते हैं तो खुद के चार्ज की वजह से, क्या ये सोच पा रहे हो, के क्यू वन बाई खुद के चार्ज की वजह से के क्यू बाई आर। शेल का याद करो भाई, शेल का के क्यू बाई स्मॉल आर होता था एंड के क्यू बाई कैपिटल आर होता था। ये इनसाइड पॉइंट के लिए जो कि कांस्टेंट होता था, आउटसाइड पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज होता था। ऐसा ऐसा टाइप का ग्राफ ड्रॉ किया था। तो खुद के चार्ज की वजह से के क्यू वन बाई आर, Q2 के वजह से ये शेल इनसाइड पॉइंट है, तो इनसाइड पॉइंट पे क्या लिख लेंगे, के Q2 डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, मतलब इसकी रेडियस वो हो जाएगा 2R। फिर इज इक्वल टू 2 को कनेक्ट करेंगे तो 2 का जो चार्ज हो जाएगा, ये Q1 आउटसाइड पॉइंट है, तो ये हो जाएगा के Q1 डिवाइडेड बाई 2R। आउटसाइड पॉइंट के लिए चार्ज को एज्यूम करेंगे सेंटर पे, प्लस Q2 की वजह से के Q2 डिवाइडेड बाई 2R। तो यहाँ से ये देखोगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हुआ, ये के और आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऐसा तो तभी पॉसिबल होगा, क्या आ जाएगा, Q1 इज इक्वल टू Q1 बाई 2। मतलब क्या होना चाहिए, Q1 0 होना चाहिए, मतलब Q1 0 होगा। Q1 0 हो जाएगा तो सारा का सारा चार्ज क्या हो जाएगा, बाहर फ्लो कर गया है। Q1 0 हुआ मतलब टोटल चार्ज कितना था, टोटल चार्ज, चार्ज कंजर्व होंगे बिफोर कनेक्शन, आफ्टर कनेक्शन। तो आफ्टर वो 3Q चार्ज होना चाहिए। अब ये 0 हो गया तो Q2 इज इक्वल टू ए। तो ये क्या हो गया, ये टोटल चार्ज बाहर फ्लो कर गया। तो ये कभी भी, अब ऐसा देखो कि अगर मान लो हमें डिस्चार्ज करना है किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्चार्ज करना है, तो ऐसा समझ में आता है कि भाई उसको किसी ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर देते हैं, चार्ज उधर फ्लो करा देते हैं, उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। तो अगर हम ऐसा चार्ज करेंगे, ऐसे कनेक्शन करेंगे, तो कुछ ना कुछ चार्ज हमेशा बच जाएगा। जैसे हम ये चाहते हैं कि भाई ये छोटे वाले को जो है डिस्चार्ज करते हैं, इसका चार्ज हटा देते हैं। तो चार्ज हटाएंगे कभी भी अगर ऐसे कनेक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो Q1 बाई Q2 क्या आ रहा है, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस आ ही रहा है। मतलब कुछ ना कुछ चार्ज यहाँ पे रहेगा जरूर। हम टोटली इसको आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। मान लो बड़े रेडियस से और बड़े रेडियस से इसको कनेक्ट कर देंगे तो भी कुछ ना कुछ चार्ज आएगा। बट यहाँ क्या है कि अगर चार्ज करना है तो किसी शेल के अंदर से अगर उसको हम कनेक्ट कर देते हैं तो सारा का सारा चार्ज बाहर चला जा रहा है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच भी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली डिस्चार्ज करने के लिए। हमें चार्ज हटाना है तो किस जिससे भी है उसके अंदर रख के कनेक्ट कर देंगे, सारा का सारा चार्ज हमेशा बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर एक क्विक क्वेश्चन हम ऐसे देखें कि मान लिया कि एक ऐसा शेल है, एक ऐसा शेल है और एक ऐसा शेल है। यहाँ पे ये जो है ऐसे कनेक्टेड है, इस पे चार्ज जो है Q है, इस पे चार्ज 2Q है और इस पे चार्ज 3Q है। यहाँ पे जो है स्विच S1 है और यहाँ पे जो है स्विच S2 है।
ऐसा दिया हुआ है कि S1 और S2 जो है दोनों ही क्लोज किए गए, ऐसे और ऐसे, ये S1 है S2 है। फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्फीयर। तो कभी भी अगर ये क्लोज्ड होगा, कभी भी अगर ये क्लोज्ड होगा किसी कंडक्टर से, तो यहाँ की लॉजिक को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या होगा, कनेक्ट करने से सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, सारा चार्ज बाहर वाले पे चला जाएगा, बाहर वाले पे चार्ज चला जाएगा। तो बाहर वाले पे अभी कितना चार्ज हो जाएगा, इस पे फाइनल चार्ज 0, इस पे फाइनल चार्ज 0, और आउटर वाले पे टोटल चार्ज 3Q प्लस 2Q प्लस 2Q, तो आउटर वाले पे टोटल चार्ज हो जाएगा 6Q। तो कभी भी अगर शेल किसी शेल के इनसाइड होगा तो हमेशा हम क्या करेंगे, फील्ड चार्जेस कनेक्ट करने से बाहर की तरफ फ्लो हो जाता है। ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ। यस सर। तो ऐसे जो है सेल कनेक्शन वाले बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उनका बेसिक जो है सेम है। इसमें जो है एक आध क्वेश्चन होगा जिसमें 3 सेल कनेक्टेड हैं। यहाँ पे जैसे R1 R2 ये 2 को कनेक्ट किया है, इनर और आउटर वाले को। कंप्लीटली डिस्चार्जिंग ये सब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वो चीज़, वो सारे पॉइंट्स। तो उसके बाद मल्टीपल सेल होंगे तो ऐसे ही हम कनेक्ट कर देंगे। यही क्वेश्चन पूछ रहे थे इसके, यही क्वेश्चन था ना? हाँ सर यही क्वेश्चन था। हाँ ठीक है। तो ये जनरल है। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस ये बता चुका हूँ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी होगा वहाँ से इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज होंगी और उस इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करना। अब ये अलग अलग कुछ केसेस हैं कि यूनिफॉर्म के इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म का कैसा होगा, पॉइंट चार्ज की वजह से होगा, लाइन चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलेंड्रिकल होगा, डाइपोल वाइपोल के वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न पता है, जैसे डाइपोल का एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ से डाइपोल है, प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, प्लस क्यू है माइनस क्यू। हम जानते हैं कि फील्ड लाइंस तो ऐसी ऐसी होती हैं, यहाँ से यहाँ प्लस से ओरिजिनेट होंगी, नेगेटिव पे टर्मिनेट होंगी। तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो परपेंडिकुलर है, वो परपेंडिकुलर है, तो मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो इस टाइप से जो है ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर, ऐसे 90-90 पे हम ऐसे ज्वाइन करेंगे। या फिर ऐसा सोच सकते हो कि पॉइंट चार्ज की वजह से तो स्फेरिकल स्फेरिकल होता है, तो तुम्हें बस ऐसे, अच्छा एक केवल नहीं ड्रॉ करना, ऐसे ड्रॉ करके बस छोड़ दिए। 2-3 इसमें से कम मिनिमम 3 ठीक ठाक दिखने के लिए मिनिमम 3 ड्रॉ करना है। किसी को अगर ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे बना दिए, ऐसे बना के छोड़ दिए, अब ये समझ ही में नहीं आएगा ये क्या है, कि गलती से लाइन खींचा हुआ या इक्विपोटेंशियल सरफेस है। थोड़ा सा इज्जत से मार्क करके कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस को बोल्ड करना है और लाइंस को ऐसे जो है डॉटेड में दिखा सकते हो। थोड़ा सा एक बेटर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। और ये जो है इसका पोटेंशियल है। हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिक्रीज करता है। मान लो हमें 10 वोल्ट और 20 वोल्ट मार्क करना हो तो कौन सा 10 वोल्ट पे होगा, कौन सा 20 वोल्ट पे होगा, कि फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो जो है डिक्रीज का मतलब अगर ये 20 होगा तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है। तो ये सब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसको जो है याद कर लोगे ये सारा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑन मेटेलिक प्लेट भी बता दिया है, यस कैसे सर। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सर तो हाँ भाई, ये